हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर मैथमेटिक्स बेसिक। स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक का भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और सेक्शन सी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से देखें। बेसिक कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों आपको एक साथ बताने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले थैंक यू डियर स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में दे रहे हैं। मैं अपना 100% ट्राई करूंगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी में हम जानते हैं कि दो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन में हर किसी में इसके सब पार्ट होंगे फाइव सब पार्ट हर केस स्टडी में तुम्हें मिलेगा। उसके अंदर हमें टोटल 5+5 10 क्वेश्चंस हो गए, जिनमें से कोई भी 8 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। ये जरूरी नहीं है कि केस स्टडी 1 में से 4 और केस स्टडी 2 में से 4, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा सीबीएसई ने कहीं भी मेंशन नहीं किया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक केस स्टडी जो हमें अच्छे से समझ आ गई है उसमें 5 कर दिए, दूसरी केस स्टडी में 3 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर दिए। तो टोटल हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये पैटर्न होगा। ओके, अब हम देखते हैं इस केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, उसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है। और फिर बोला गया है कि पोजीशंस ऑफ सम कंट्रीज इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एज शोन इन द स्क्वायर ग्रिड बिलो। ये ए बी सी डी एम, ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अराउंड है। ओके, अब हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। फर्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड कंट्री बी। ए और बी के बीच में देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी है कि दो केस स्टडी आपके एग्जाम में आने वाली है। फर्स्ट आपका पोलिनोमियल में से होगा, और सेकंड जो चैप्टर जहां से केस स्टडी आएगी वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये आ गई है। अब नेक्स्ट इससे जो केस स्टडी होगी वो होगी पोलिनोमियल पर बेस्ड। तो हम पॉइंट ए मतलब कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। देखिए ए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ए के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पर x है 1 और y है 4। 1 4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और कंट्री बी के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं तो बी का है x 4 है y 0 है। y 0 है यहाँ पर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज करता हूं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ओके, x1 माइनस x2 3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस 4 माइनस 0 0 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हुआ 16। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5 यूनिट इन दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्टेंस हो गया। 5 यूनिट इन दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सेम केस स्टडी पर बेस्ड है। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट एक्स कोमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कंट्री सी एंड कंट्री डी। ये जो पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ये पॉइंट एक्स कोमा वाई ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि जो इस पॉइंट का डिस्टेंस कंट्री सी के साथ आ रहा है वही इस पॉइंट का डिस्टेंस कंट्री डी के साथ भी है, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि हमें कैसे करना है। जब भी हमें रिलेशन निकालना हो इक्वी डिस्टेंस वाले केस में, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। पहले देखो समझो इसको। सी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखता हूं तो 7,1 आ रहा है, 7,1। और अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं तो 3,5, ये 3,5 है। अगर मैं इनके मिड पॉइंट की बात करूं, मिड पॉइंट की, तो x1 प्लस x2 बाय 2, मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय 2, यानी कि दोनों पॉइंट्स का बस एवरेज ले लिया जाता है, वो मिड पॉइंट आ गया। ओके, ऐसे ही 1 प्लस 5 6 6 बाय 2 3, ये मिड पॉइंट है।
अब हमें क्या करना है, हमें कैसे पता लगाना है कौन सा रिलेशन होगा, मिड पॉइंट पुट करके देखो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि पहली मैं चेक करता हूं, 5 - 3 2, यस इसको कर रहा है। 5 + 2 इसको नहीं कर रहा। अच्छा, सी में देखता हूं तो 10 - 3 7 इसको नहीं कर रहा। और अगर देखता हूं 10 + 3 इसको भी नहीं कर रहा। इसका मतलब एक को ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। अच्छा, अब मेन बात यह है कि हमने यहां पर मिड पॉइंट क्यों लिया। हमने मिड पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट है वो सी और डी से। और मिड पॉइंट अगर हम देखें तो मिड पॉइंट एक्चुअली में इक्विडिस्टेंस ही तो होता है, मिड पॉइंट भी तो इक्विडिस्टेंट होता है। तो मिड पॉइंट भी इक्विडिस्टेंट होता है, तो इक्विडिस्टेंट वाली लाइन को ये जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए हमने मिड पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दिया, मिड पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दिया। ये तो श्योर ट्रिक है कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। अदरवाइज हमें किस तरीके से करना होगा वो भी देख लीजिए, वो तरीका भी आपको बता देता हूं, जो थोड़ा लेंथी जरूर होगा लेकिन तरीका, बेसिक कंसेप्ट वही है। कैसे हम करेंगे देखो, इसका पहले x, y के साथ हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले x, y के साथ हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये हुआ x-7 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकल गया। फिर हम एक्स वाई का डिस्टेंस निकाल लेते हैं डी के साथ, 3, 5 के साथ। ओके, और ये दोनों डिस्टेंस हमें इक्वल रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंट बोला है। तो मैंने क्या किया, x-3 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर मैंने इक्वल रख दिया। अब स्क्वेयरिंग करके रूट हटा लेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा, रूट आपस में कट हो जाएंगे स्क्वेयर से। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी ओपन करनी है। a - b होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर -2ab प्लस बी स्क्वेयर। इसी तरीके से आगे ए स्क्वेयर -2ab प्लस बी स्क्वेयर, और वो इक्वल होगा। इधर भी आइडेंटिटी ओपन करता हूं मैं, ए स्क्वेयर -2ab प्लस बी स्क्वेयर, और इधर भी ए स्क्वेयर -2ab प्लस बी स्क्वेयर। ओके, अब कुछ चीजें कट हो जाएंगी, जैसे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से कट हो गया। 14x को मैं इधर उठा लाता हूं, तो 14 अगर मैं 14 - 6 8x बन गया। फिर 49, पहले 2y को ले लेते हैं, 2y को भी इधर ले आता हूं। 2y को इधर लाऊंगा तो -8y हो जाएगा, -8y। ओके, अब 49 + 1 ये बन रहा है 50। 50 को अगर मैं इस 9 + 25 इनको इधर लेके आता हूं तो ये बन रहा है 16। मैं इसको इधर ले आया मैं, तो ये 16 बन गया। 8 डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, x - y = 2। तो ये इसका बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका। अगर इक्वेशन दी हुई है, हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल कर पुट कर सकते हैं और हमें आंसर का पता चल जाएगा। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे ऑप्शन वाले चालाकियां कर जाते हैं, और वो क्या करेंगे कि ऐसी इक्वेशन दे देंगे कि मिड पॉइंट दो इक्वेशन में सेट हो गया, तब हमें फिर ये तरीका लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी एक में सेट होता है तो दैट्स द आंसर, वही आंसर होगा और कोई आंसर नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द फॉल्ट लाइन, ये फॉल्ट लाइन है कोई, divides the line joining this and this internally in ratio। ये रेशियो पूछना चाह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये जो 1,3 और 2,7, इस लाइन, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी, ये फॉल्ट लाइन है कोई भी। मैं यहां लिख देता हूं 3x + y -9 या =9 भी ले सकते हैं। ये इसे किस रेशो में डिवाइड कर रही है, ये हमें निकालना है। किस रेशो में डिवाइड कर रही है, किस रेशो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूं ये इसे k/1 में डिवाइड कर रही है, जो बेसिक हमारा तरीका है। k/1 मैंने एज्यूम किया, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। कैसे, यहां पॉइंट मैंने मान लिया x1 y1। ओके, अब x1 की वैल्यू क्या होगी,
k इंटू टू और 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। इसी तरीके से y1 की वैल्यू क्या होगी, k इंटू 7k और प्लस 1 इंटू 3 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब हमें क्या करना है, ये x1 y1 3x प्लस वाई प्लस इक्वल टू 9 वाली लाइन पर भी प्रेजेंट है, तो इसकी इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा। बस x1 y1 उठाओ, इस इक्वेशन में xy की जगह पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। ओके, पुट करता हूं मैं 3 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y क्या है 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 9। पूरी इक्वेशन में k प्लस 1 में मल्टीप्लाई करूंगा ताकि डिनोमिनेटर वाला k प्लस 1 कट हो जाए। जब मैं इसमें देखो k प्लस 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो k प्लस 1 से k प्लस 1 कट हो गया, बचा ये 3 इंटू 2k यानी कि 6k प्लस 3 प्लस इधर भी 7k प्लस 3 बचेगा क्योंकि k प्लस 1 कट हो जाएगा, और इधर k प्लस 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो k प्लस 1 9 से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 9k प्लस 9। ओके, मैं देख रहा हूं ये 13 है, 9 इधर आया तो 4k और इज इक्वल टू, अब इक्वल टू में देखते हैं, ये 3 प्लस 3 6 इधर जाके माइनस किया तो ये बना 3, तो k की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 4। इट मीन्स रेशियो इज 3:4, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 3:4। ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ कंट्री m फ्रॉम x एक्सिस। देखो मैंने आपको बताया जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं x, y, तो ये जो पार्ट होता है जिसे हम एब्सिसा बोलते हैं वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और जो ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट वो हमेशा होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस। ओके, हमें क्या करना है, x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है कंट्री m का, m ये कंट्री का ये x एक्सिस से डिस्टेंस है, कितना है ये 3 यूनिट। बस ये तो सिंपल ग्राफ से देख के भी हो गया, हमें इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुई। लेकिन इस कंडीशन को जरूर याद रखना, पॉइंट्स देकर डिस्टेंस पूछा जाए तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस इज 3 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसी का लास्ट पार्ट है ये इस केस स्टडी का। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री ए एंड कंट्री डी। ए और डी का मिड पॉइंट निकालना है। ए के कोऑर्डिनेट्स आप ग्राफ में देख सकते हैं 1 4 है, 1 4। डी के कोऑर्डिनेट्स आप ग्राफ में देख सकते हैं 3 5 है। इनका मिड पॉइंट मुझे चाहिए, तो क्या करेंगे 1 प्लस 3 4 4/2 2, बस दोनों को ऐड करो, x वालों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, y वालों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, सिंपल सा लॉजिक है। तो 4, अच्छा 4 प्लस 5 9, 9/2, इट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे भी आपको जैसे ये 2 निकला आपको दूसरा पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शन में देखोगे 2 एक ही ऑप्शन में, वहीं पर आप क्लिक कर सकते हैं कि यस बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम देखते हैं सेकंड केस स्टडी, रोलर कोस्टर पोलिनोमियल। ये रोलर कोस्टर है, आप काफी बार इसके अंदर झूले भी होंगे। तो ये बता रखा है कि ये पोलिनोमियल बनाता है कुछ इस तरीके से, तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो हम सोल्व करने वाले हैं। इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग ग्राफ, ये ठीक है, ये रोलर कोस्टर इस ग्राफ से डिनोट किया गया है। देन नेम द टाइप ऑफ पोलिनोमियल इट ट्रेसेस। किस टाइप का पोलिनोमियल है, देखो नंबर ऑफ जीरोस से पता चलेगा, 1 2 3। जो भी पोलिनोमियल है एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट्स पर कट करेगा उतनी ही उसकी नंबर ऑफ जीरोज है। तो 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, 3 जीरोज है, 3 जीरोज किसकी होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज क्यूबिक पोलिनोमियल।
क्यूबिक पोलिनोमियल इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। द रोलर कोस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है। विच रोलर कोस्टर हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोज। 3 से ज्यादा किसकी है भाई? देख लो कौन सा ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर रहा है। मुझे तो ये वाला दिख रहा है 1 2 3 एंड 4, 4 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। बहुत इजी पार्ट था ये तो। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, अगर उसे क्यूबिक पोलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो इनमें से कौन सा ट्रू है? देखो क्यूबिक पोलिनोमियल ये कब रहेगा? जब p जीरो ना हो। क्योंकि देखो अगर p जीरो हो गया तो क्या बनेगा? ये 0x³ प्लस समथिंग रहेगा, तो ये x³ तो खत्म ही हो गया, तो क्यूबिक कहाँ रहा? फिर तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा या फिर लीनियर बनेगा। फिर तो क्योंकि क्यूब वाली जो टर्म थी वही खत्म कर दी हमने, फिर कैसे रहेगा ये क्यूबिक? तो क्यूबिक कब हो सकता है? ओनली जब p 0 के इक्वल ना हो। p 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मींस d इज द करेक्ट ऑप्शन। p नॉट इक्वल टू 0। हाँ, q 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तब भी इतने में भी हमारा इतने में भी काम चल सकता है कि q r और s तीनों 0 हो जाए तो भी ये क्यूबिक रहेगा, और कोई भी 0 हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, p 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ, ठीक है, ग्राफ से ड्रॉ किया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। भाई एक्स एक्सिस को चेक कर लो ना कितनी जगह पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी इसकी? 3 जीरोस होंगी। इट मींस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50। If the path traced by the roller coaster is represented by the above graph, find its zeros। हमें इसकी जीरोस फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे फाइंड करता हूं मैं। ओके, अब देखिए ये है -3 पे कट कर रहा है तो एक जीरो -3 हो गई। ये इसे -1 पे कट कर रहा है तो एक जीरो -1 हो गई। ये इसे 2 पे कट कर रहा है तो एक जीरो 2 हो गई। अब -3 -1 और 2 सी ऑप्शन में देखिए आप, ये तीनों ही जीरोज इसके अंदर शो की हुई है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने हमारा सैंपल पेपर मैथमेटिक्स बेसिक का कंप्लीट कर लिया है। तीनों सेक्शंस हमने, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीनों के अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं मैंने। और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर एक ही पार्ट में मैंने सोल्व किया हुआ है। सेम प्लेलिस्ट में आपको दोनों सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। और इसके बाद सैंपल पेपर्स की सीरीज में मैं काफी सारे प्रैक्टिस पेपर्स लेकर आने वाला हूं। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस पेपर्स को सोल्व करते रहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।